हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। अर्धगोला बनाना है, उस पर एक शंकु बनाते हैं। ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला बन गया और उसके ऊपर क्या बना दिया मैंने, एक शंकु। शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। मतलब अर्धगोले और दोनों की, अगर किसी एक की त्रिज्या 1 है तो दूसरे की त्रिज्या ऑटोमेटिकली उतनी हो जाती है, सेम रहती है। तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। अब शंकु की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन निकालना है, ये ठोस बन रहा है और पाई के पदों में निकालना है। अब यहाँ देखिए दिया है, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं। दिया है शंकु, ऊपर क्या है, शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को h से दर्शा देंगे। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, हम ठोस का आयतन निकाल रहे हैं। जब शंकु का क्षेत्रफल रख रहे थे तब क्या कर रहे थे, पाई आर एल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था, पाई आर एल। तो उसमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसलिए यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं है। आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब यहां देखिए, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। मतलब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब ये देखिए, हम कॉमन लेते हैं। ऊपर से पाई आ रहा है कॉमन, दोनों में पाई ले लिया है। नीचे से 3 है, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन है, 2/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन है। 3 भी नीचे से कॉमन आ गया। दोनों में आर है तो आर कॉमन ले लूंगा मैं। आर है, एक आर इसमें से ले लिया, एक आर इसमें से ले लिया है। अब इसमें देखिए, पहले पोर्शन में, मतलब प्लस से पहले देखिए क्या बचा है, सिर्फ आर और एच बचा है। मतलब एक आर बचा है, दो आर थे, तो मतलब दोनों में से आर कॉमन ले लिया है मैंने। इसके पास 2 आर थे, एक आर बचा हुआ है, प्लस यहाँ क्या बचा है, सिर्फ 2। नीचे से 3 चला गया, ऊपर से मैंने पाई ले लिया है, ठीक है ना। आर कितने बचेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर बचेंगे, क्योंकि एक आर चला गया। अब यहाँ देखिए, पाई का मान पाई के पदों में ज्ञात करना, तो आंसर पाई रहेगा। आर का मान कितना रखना है, 1, और फिर से आर का मान 1 इंटू लगा देता हूँ, एच का मान भी 1, 2 की जगह 2, आर का मान फिर से 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अच्छा बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं थोड़ा। अब 1 का गुणा पाई में किया तो कितना हो गया, पाई, और बटे कितना है, 3। अब यहाँ देखिए, 1 का गुणा 1 में किया 1, 2, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का गुणा 2 में किया कितना हो गया, 2। अब यहाँ पाई बटे 3, अच्छा बराबर लगाते चलिए यहाँ से। अब पाई बटे 3 अंदर ब्रैकेट में कितना रहेगा, 1 और 2 3, इस 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया पाई का। अच्छा ये दिया है सेंटीमीटर में थे, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। याद रखिए, जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो स्क्वायर में आंसर आ रहे थे, और आयतन निकालेंगे तो क्यूब में आंसर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए। बेलन बना दिया है, और बेलन के दोनों सिरे पर क्या बना देना है, शंकु बना देना है। बेलन बना है, बेलन के दोनों सिरों पर शंकु। उसके बाद इस मॉडल के व्यास 3 सेंटीमीटर है। मतलब पूरे मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर लिख दिया मॉडल का व्यास। तो मॉडल के व्यास से मतलब शंकु का व्यास भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, और बेलन के व्यास भी 3 सेंटीमीटर रहेगा। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मतलब टोटल मॉडल जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई। अब ये देखिए,
चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, इधर की शंकु की 2 सेंटीमीटर, इधर की शंकु की 2 सेंटीमीटर, तो दोनों शंकुओं की टोटल कितनी हो गई है 4। तो यहाँ पे देखिए दोनों शंकुओं की इधर 2 4, टोटल मॉडल की कितनी थी 12। तो यहाँ पर बेलन की कितनी बचेगी 8 बचेगी, क्योंकि बेलन में भी एच की ज़रूरत पड़ती है और शंकु में भी एच की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए ऊंचाई समझ आ गई ना, टोटल 12 है, 2 इधर, 2 शंकु इधर, 2 शंकु इधर, तो 4 इधर कम हो गई है, तो बेलन की कितनी बची हुई है 8। इसलिए शंकु व बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर, दोनों सेम रहेंगी। शंकु व बेलन की त्रिज्या बटे में 2 लिख दिया है 3 के, क्योंकि आधा होता है बटे में 2 करने का मतलब। और शंकु की ऊंचाई h1 मानी है जिसे 2 सेंटीमीटर है, और बेलन की ऊंचाई h2 मानी है हमने जिसे कितनी है 8 सेंटीमीटर। चलिए 2 शंकुओं का आयतन, तो यहाँ से मैं इस बराबर के नीचे यहाँ लिख रहा हूँ, आप बराबर के नीचे बराबर ही लिखिएगा। तो 2 की जगह 2 लगा दिया है, ये ब्रैकेट बड़ा वाला। 2 शंकुओं का आयतन मतलब हो गया 2 हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये इसका शंकु का हो गया पोर्शन। अब बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखिए एच दोनों के अलग हैं, मतलब दोनों के मान अलग हैं, इसको h1 दे दिया है, इसको क्या दिया है h2। अब यहाँ देखिए ज़रा देखें, हम पाई भी कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो हम ले लेते हैं पाई भी कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे दोनों में से। इसके पास क्या बचेगा h1 और 2/3, क्योंकि 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो क्या बचा है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद 2/3, इसके पास बचा हुआ है सिर्फ 2/3, और कुछ बचा है क्या, ये 2 का 1 में किया 2 हो गया, तो 2/3, आर स्क्वायर बाहर चला गया, h1 बचा है, क्या बचा है h1, और इसमें क्या बचेगा प्लस, इसमें बचेगा आर स्क्वायर चला गया, पाई चला गया, तो h2 बचेगा सिर्फ। पाई का मान होता है 22/7, सॉरी आर स्क्वायर नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा, ऊपर ही लिया है ना, नीचे थोड़ी आर स्क्वायर। चलिए पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान दोनों का क्या है सेम टू सेम 3/2, उस पर लगा देंगे स्क्वायर, अंदर 2/3, अंदर बचा हुआ है h1 का मान कितना है, यानी उसकी शंकु की ऊंचाई 2 है, प्लस h2 कितना है, h2 8 है। अब यहाँ इसको अपन लिखते हैं 22/7, 3/2 को 2 बार लिखते हैं, 3/2 इंटू 3/2, उसके बाद 2 दूनी 4, 4/3 हो गया है, 4/3 प्लस के 8, प्लस का 8। अब यहाँ देखिए कैंसिल आउट करते हैं हम, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 तिरका 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 99 बटे कितना हो गया 7 दूनी 14। अब यहाँ अंदर क्या होगा एलसीएम होगा, यहाँ बटे में लगा लेते हैं हम एक, क्योंकि बटे में संख्या हो बीच में प्लस या माइनस का निशान हो, वहाँ क्या होता है एलसीएम होता है। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, और 3 का भाग 3 में करा, 1 बार गया, 1 का गुणा 4 में किया 4, इसी तरह 1 का भाग 3 में किया 3 बार गया, 3 का गुणा 8 में किया 3 8 24, 99/14 चलने दीजिए ऐसा, और उसके बाद ब्रैकेट में 28, हाँ 28/3। अभी काटते हैं, जब ब्रैकेट लगा हो या इंटू लगा हो, दोनों का काम एक ही होता है, तो बीच में इंटू लगा है, तो अगर यहाँ बीच में प्लस लगा होता तो हम यहाँ पे एलसीएम करना पड़ता, लेकिन हम साइड वाली काट सकते हैं, या तो ऊपर वाली काटें अगर प्लस का लगा है, नहीं तो साइड वाली नहीं काट सकते, इंटू के में साइड वाली भी काट सकते हैं। तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हो गया। उसके बाद बराबर फिर लगाइए, बराबर चलने दीजिए यहाँ से, 28 को काटा था, 14 दूनी 28, 2 और 3 का गुणा किया कितना हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, और आयतन में आंसर क्यूब में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये घनाभ बना है लकड़ी का है कलमदान,
घनाभ आकार का, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, जिनकी विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हैं। घनाभ की विमाएँ लिख दी है मैंने। और उसमें शंकु बने हुए हैं 4 कलम रखने के लिए। और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 मीटर है। जब नीचे देखते हैं तो वो गहराई हो जाती है, नीचे से ऊपर देखते हैं वो क्या हो जाती है, ऊंचाई। इसलिए शंकु की गहराई मैंने उसको कितनी लिख दी है, ऊंचाई h बराबर 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी कलमदान है उस घनाभ के आकार का है। मान लीजिए ये है घनाभ के आकार का, इसमें गड्ढे बने हुए शंकु आकार और उसमें पेन रखे हैं 4। तो मैं कलर करूँगा तो सारी जगह कलर हो जाएगा। कलर करूँ मैं, अगर पूरे इस पर पेंट करूँ मैं, पूरे लकड़ी के कलमदान पर पेन रखे हुए हैं, अब पेन पे तो कलर करूँगा नहीं मैं, इतनी जगह छोड़ दूंगा तो वो उस चीज़ को हम माइनस कर देंगे। मतलब 4 शंकु आकार गड्ढों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु आकार गड्ढों का आयतन। अब यहाँ देखिए, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब ABC। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, ABC, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब ABC मान लिया मैंने। 4 की जगह 4 और शंकु आकार गड्ढों का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये शंकु का आयतन हो गया। चलिए अब मान फिल करते हैं हम। 15, ए का मान कितना है 15, बीच में कोई निशान नहीं तो इंटू लगा लिया है। उसके बाद बी का मान कितना है 10 और सी का मान है 3.5। सी का मान कितना हो गया 3.5 माइनस 4/3 हो गया, 4 का गुणा 1 में किया 4/3। पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, तो त्रिज्या कितनी है तो 0.5 का स्क्वायर और h 1.4। अब ये काट देंगे, 7 दूनी 14, मतलब 0.2 हो गया। अब देखिए इसका 15 का 10 में गुणा किया 150 और 3.5 का मतलब 35 बटे कितना हो गया 10। अभी रुकिए, फिर गुणा नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी 15 × 10 और माइनस 4/3 22, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, मतलब 5 का स्क्वायर 25। कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाए, 1। स्क्वायर करेंगे कितनी बात हो जाएगा 2 के बाद हो गया। याद रखिए अगर 1 के बाद लगा स्क्वायर तो दोगुना हो जाएगा, जैसे अगर 2 होता तो कितना हो जाता 4 के बाद, तो ये हो गया 0.2। यहाँ देखिए ये मैंने क्या किया है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाए। कभी भी याद रखिए एक पीछे से गिनते हैं, जितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा है नीचे 1 के साथ उतनी संख्या के उतने ही 0 लगा देंगे। अभी कितनी बात है 1 के बाद है तो 1 के बाद तो 1 0 लगा दिया। अगर यही चीज़ 4 संख्या के बाद होता तो नीचे कितना लगा देते 4 0। तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 1 10 ऊपर है 1 10 नीचे है। अब यहाँ देखिए 15 का 35 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 15 का 35 में या 35 में 15 का बात एक ही होती है। तो 15 पंजे 75 हासिल आई 7, फिर 15 एकम किसका कर रहा हूँ देखो 15 का 5 में किया 15 पंजे 75 हासिल आई 7, फिर 15 तिया 45 और 7 52 माइनस। अब यहाँ देखिए मैं बहुत बार बार बता चुका हूँ, ये लास्ट में अगर 5 है उस 5 का हम सम संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में क्या आता है 0। तो 0 के बाद पॉइंट के बाद फौरन 0 होता है तो 0 भी हट जाएगा और पॉइंट, तो हमारा पॉइंट हट रहा है यहाँ पे 25 का तो गुणा कर देंगे हम 4 में, तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100। और कितने संख्या के बाद दशमलव लगा है 2, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। 25 का किस में गुणा किया है 4 में, 25 चौको 100 और 22 का किस में गुणा कर देंगे 2 में, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 22 दूनी 44। कितनी संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद, मतलब 2 का 22 में गुणा किया तो कितनी एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया है और बटे में किसी के भी 3 लिख लेते हैं हम। तो 525 माइनस, अब 1 के बाद क्या है 00, तो 0 भी खत्म दशमलव भी खत्म, 1 बचा, 1 का गुणा 44 में किया तो 44 हो गया, मतलब 4.4/3। अब 44 का हम 3 में भाग करते हैं। एक संख्या के बाद याद रखना, एक संख्या के बाद दशमलव लगाए लगा रहने दीजिए। हम 44 का भाग करते हैं किसमें 3 में, 3 एकम 3, ठीक है ना, सॉरी
3 एकम 3, कितना बचा 1, फिर कितना होता है 4, 3 चौको 12, कितना बचा है 2, यहाँ लगाया है पॉइंट, यहाँ लगाया है 0, तो 3 6 18, 3 6 18। अब देखिए 3 6 कितना हो गया 18, फिर से 2 बचेगा, सवाल आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर संख्याएं बढ़ती रहेंगी, मतलब 3 6 18, फिर से करूँगा कितना होगा 3 6 18, फिर से करूँगा 3 6 18। तो मैं क्या करूँगा 5 से बड़ी है दूसरी संख्या, तो इसको कितना कर लूँगा 7, कितना किया है मैंने 7 कर लूँगा, मतलब 3 6 18 3 6 18 होता रहेगा। तो 5 से बड़ी अगर संख्या एक के बाद दूसरी, तो मैं बस इतना कर लूँगा, इससे कितना कर लूँगा 7। अब ये देखिए एक संख्या के बाद दशमलव इसमें लगा हुआ है और भाग किया एक संख्या के बाद इसमें लगा हुआ है, तो कितना आएगा 525 माइनस 147। यहाँ देखिए 147, एक संख्या के बाद इधर है पीछे, एक संख्या के बाद इधर है, तो कितना हो जाएगा 1.47 आ जाएगा। 1 दशमलव कितना आ जाएगा 47, क्यों? क्योंकि एक संख्या के बाद इधर लगा हुआ है, एक संख्या के बाद इधर लगा हुआ है। और याद रखना ये 14.666 करके आ रहा था, इसलिए पहली संख्या के बाद दूसरी संख्या अगर 5 से बड़ी है तो उधर से 1 ले लूँगा, तो 6 को क्या बना लूँगा 7 और बाकी संख्याओं को खत्म कर दूंगा मैं। ये चलता रहेगा, कंटिन्यूसली करता रहेगा 6 6। तो हम क्या करेंगे 5 से बड़ी है तो 1 एक संख्या लिखी है सिर्फ हमने, और वो भी क्या है 7 है, क्योंकि वो 6 हो रही थी, उधर से 1 ले लिया है, कितना बचा है 7। अगर 8 होता तब भी 1 लेते, 9 होता तब भी, मतलब ये होता 6.7 होता है तब भी 7 हो जाता है ये। तो ये 1 लेते हैं बस, ये भाग कर आए, एक संख्या के बाद इधर लगा हुआ है पॉइंट, एक संख्या के बाद इधर लगा हुआ है, तो ये हो गया 2 संख्या के बाद। अब 525 में से मैं माइनस करूंगा 1.47, देखिए तो कितना होगा ये 523.53, 523.53 हो गया। कि माइनस किया तो सेंटीमीटर किस में आएगा, ये क्यूब में। तो मैं घटा कर भी बता देता हूँ कैसे किया है। 525 और माइनस कितना है 1 दशमलव, तो 525 में से 1 घटाया है, पॉइंट के बाद कितना है इधर 47, ऊपर कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद तो 0 लगा लिए हमने। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, पॉइंट के नीचे है पॉइंट, यहाँ कितना बचा है 4, 4 में से 1 गया 3, और ये 52 का 52, तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बना दिया। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी, व्यास कितना है 24, जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। जब व्यास कम हो किसी चीज़ का तो वो आ जाएगा थोड़ा सा सकड़ा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ऊंचाई कितनी है इसकी 60। दोनों के मान अलग अलग दिए हैं, दोनों की त्रिज्याएँ अलग हैं। अच्छा, तो लोहे का स्तंभ बनाए, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। स्तंभ का क्या करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो ये कैसे निकलेगा, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, पहले आयतन निकाल लेंगे, आयतन में 8 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पाई का मान दोनों में से कॉमन ले लिया है, r स्क्वायर, मतलब कैपिटल R स्क्वायर बचा हुआ है। कैपिटल R स्क्वायर का मान कितना है 12 का स्क्वायर इंटू h1, मतलब बड़े उसका बेलन का ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर, प्लस पाई बाहर चला गया, छोटा r स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर इंटू h2 कितना है 60, पाई का मान 3.14, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। अब उसके बाद देखिए 3.14 को लिख सकता हूँ 314/100, क्योंकि 0.2 संख्या के बाद लगी पीछे से, तो नीचे बटे में 2 0 लग जाएंगी एक के साथ। अब यहाँ पे 220 और 144 का गुणा करूंगा तो ये 0 की 0 आएगी, 22 का गुणा 44 में किया है तो 22 चुक्को आ जाएगा अपना 88 की 8 हासिल आई 8, तो फिर 22 चुक्को 88 और 88 और 8 96 की 6 हासिल आई 9, और फिर 22 का किस में करना, 22 से कम 22 और 9 31 आ जाएगा। ठीक है, 22 चुक्को 88, देखो 22 चुक्को 88 का 8 हासिल आई 8, 22 चुक्को 88 और 8 88 और 8 96 की 6 हासिल आई 9, 22 से कम 22 और 9 31, 22 और 9 31, 680 आ गए, 680। अब यहाँ देखिए प्लस 0 की 0, 6 चुक्को 24 हासिल आई 2, 6 चिंग 36 और 2 38, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, बीच में लगा है प्लस। अब यहाँ देखिए इनको अब जोड़ देंगे 314/100, 314/100। अब इनको अपन जोड़ेंगे
देखो 0 को 0 जोड़ा 0, 8 में 6 जोड़ा 8 में कितना जुड़ेगा 4, 8 4 12 हासिल आई 1। अब 6 में कितना जुड़ेगा, 6 में फिर 8 जुड़ेगा, 8 6 14 और 15 हासिल आई 1। अब 1 में कितना जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा 4 और 4 और 1 कितना हो गया 5। उसके बाद 3 की 3 आ जाएगी तो कितना आ गया 35 520 और इस 0 से ये 0 कट गया, फिर बन गया 3.1। अब देखिए अब यहाँ पे 10 का भाग मैं करूँगा इसमें तो 314 की जगह 314 रहेगा इंटू। अब 10 का भाग मैंने किया किसमें, अच्छा एक काम करिए छोड़ दीजिए, इनका अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका 314 का और इसका 35 52 का गुणा किया अपन ने तो ये आंसर आ जाएगा 314 35 52 का जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 111 53 111 53 28। ये अपन ने गुणा किया और बटे में कितना है 10। ये सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है आयतन आया है। अब ये तो आयतन आया है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है द्रव्यमान। यहाँ समझिए ये आयतन आया है, हमें करना है द्रव्यमान ज्ञात करना है। ये उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान होगा कितना होगा। अच्छा 10 का भाग भी दे देता हूँ, चलिए 10 का भाग जब मैं करूँगा इसका आयतन अभी नहीं निकाल रहा, ठीक है रुकिए, फिर 10 का भाग करूँगा एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगी 11 53 28। कभी भी किसी चीज़ का भाग करें एक के साथ अगर नीचे 0 उतनी संख्या के बाद ऊपर पॉइंट लग जाएगा, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का बराबर होता है 8 ग्राम, 8 ग्राम द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है 8 ग्राम द्रव्यमान। अब हमारा आंसर कितना आया है, अब तो हम एक काम करेंगे, ये 8 ग्राम हो गया, किसका द्रव्यमान हो गया 8 ग्राम द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब का, और हमारा आंसर आया है 11 53 28 ये आ गया इंटू। अब देखिए ये क्या 11 53 28 ये अपना सेंटीमीटर क्यूब का आंसर निकालेंगे जब, तो क्या होगा 8 का गुणा 11 53.28 और इंटू कितना हो जाएगा 8, क्योंकि देखिए समझिए यहाँ पे आंसर 1 सेंटीमीटर का आंसर 8 ग्राम है द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर का आंसर आया है 8, सॉरी क्वेश्चन में दिया है 1 सेंटीमीटर के बराबर 8 ग्राम होता है। हमारा आंसर कितना आया है 1153 और उसके बाद 2.8 हमारा आंसर आया है। बस इसी का गुणा किस में कर देंगे 8 में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका जब गुणा किया 8 8 64 हासिल आई 4, फिर 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल आई 2, फिर 8 तिया 24 और 2 26 हासिल आई 2, 8 पंजे 40 और हासिल आई 4, 8 एकम 8 और 4 12 हासिल आई 1, 8 एकम 8 और 1 9। और कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे पीछे से 1, तो सॉरी कितना हुआ है 89 है, 8 एकम 8, ठीक है। तो अच्छा ये किस में आया है आंसर ग्राम में, किस में है ग्राम में। अब इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे तो दशमलव इतनी संख्या के बाद सरक जाएगी। देखिए 89 22 60 4 एक संख्या के बाद लगी हुई है, 1000 का भाग करेंगे तो 3 संख्या के बाद सरक जाएगी। तो 1 2 3 केजी ये हमें ज्ञात करना था। सॉरी इसका जब हमने गुणा किया है, गुणा करने में 11 53.28 का जब गुणा किया है मैंने किसमें 8 में, तो ये आ जाएगा 89 22 62.4 62.4 8 8 64 हासिल आई 6, फिर उसके बाद 8 दूनी 16 और 6 सॉरी यहाँ मैंने 4 जोड़ दिया था, ठीक है। अब उसके बाद ये किस में है ग्राम में, किस में है ग्राम में, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा किस में कन्वर्ट करूँगा इसको किलोग्राम में। एक संख्या के बाद दशमलव लगी है, किलोग्राम में 1000 ग्राम 1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम होते हैं, तो भाग करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 3 संख्या के बाद और लग जाएगा, ये आंसर आ जाएगा केजी में।
यहाँ समझ लेना, ये आंसर जो आया ना 1 सेंटीमीटर में 8 ग्राम द्रव्यमान होंगे, तो अपना आंसर क्या आया है 1153.2.8, तो उसका 1153.2.8 सेंटीमीटर में कितने ग्राम द्रव्यमान होंगे, 8 का गुणा कर देंगे, 8 का गुणा किया तो ये ग्राम में आंसर आया, तो आंसर ये किस में आ जाएगा, केजी में।